friends, good evening. I am Ajay Kumar Brahma from Prayas Higher Secondary School. Welcome you all to the concept class online classes. So हमारा चैप्टर डिस्कशन हो रहा था यूनिट एंड डायमेंशन. आज उसका सेकेंड क्लास है. तो पहला क्लास में हम कुछ डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़े थे. तो डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, तो अगर वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा तो वो डेफिनेटली कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके बना हुआ होगा. तो कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और कैसे वो सारे अरेंज हुए हैं एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को देने के लिए, उसका एनालिसिस को हम डायमेंशनल एनालिसिस बोले थे. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशनल एनालिसिस किए थे और कुछ असाइनमेंट में भी दिए थे. तो उसको छोड़ के अब शुरू करेंगे आज का सेशन कुछ नया फिजिकल क्वांटिटी से. तो आज का पहला फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी. जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट्स पर सेकेंड. तो कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट होता है तो फ्रीक्वेंसी उसका कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड में वही चीज कितने बार हुआ है मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट से एक बच्चा ने क्या कर रहा है ना, बेल मार रहा है. तो 2 सेकेंड में लेट से वो 10 बार बेल मारा है. तो अगर 2 सेकेंड में अगर 10 टाइम्स वो बेल को रिंग किया है तो 1 सेकेंड में वो कितना किया होगा? 5 किया होगा. तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगिंग द बेल इज 5. तो बेसिकली हमको फ्रीक्वेंसी में क्या कैलकुलेट करना है? कोई भी चीज अगर रिपीटेडली हो रहा है तो पर सेकेंड में वो कितने बार हो रहा है उसको कैलकुलेट करने से मेरे को जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम कैसा निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड निकालते हैं. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम. तो टाइम का हो गया t1, तो वो जब न्यूमरेटर को चला जाएगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t-1. अब सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी को जाएंगे, एनर्जी. आप लोग को सब मालूम होगा एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी. दैट मीन्स एनर्जी इज समथिंग व्हिच एनेबल अस टू डू वर्क. अगर बिना मेरे को अगर कोई भी वर्क करना है तो एनर्जी मेरे को चाहिए. तो सुबह से लेकर रात बजे तक हम खाना खाते हैं, तो खाने खाने का मकसद क्या है? तो वहां से हमको कुछ एनर्जी मिलेगा एंड दैट एनर्जी को लेके हम वर्क करेंगे. तो जब तक वो हमारे पास है वो एनर्जी का फॉर्म में रहेगा. जब हम उसको यूटिलाइज कर देंगे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्क से कन्वर्ट हो जाता है. तो वर्क क्या होता है ना? वर्क बेसिकली कुछ नहीं होता है, वर्क एनर्जी का एक आउटफॉर्म होता है. तो इसलिए वर्क जो है एनर्जी वही है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का है. तो इसलिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा. एंड ऑलरेडी पढ़े थे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 * t-2. तो एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 * t-2. अब नेक्स्ट जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये फेमस क्वांटिटी है, तुम उसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पर जस्ट मैं हाईलाइट करता हूँ कि कोई भी एनर्जी, ये बेसिकली लाइट एनर्जी होता है जिसको हम फोटोन बोलते हैं. एनर्जी ई का फॉर्मूला होता है h × f. यहाँ पे f क्या है ना? f है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ई है तुम्हारा एनर्जी, h है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट. अगर एनर्जी इज इक्वल टू hf है तो h इज इक्वल टू क्या होगा? E डिवाइडेड बाई f. E का मतलब क्या होता है? एनर्जी. f का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी का क्या आया? m1 * t-2. फ्रीक्वेंसी का क्या है? t-1. तो t-1 जब न्यूमरेटर को चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा. तो प्लैंक्स कांस्टेंट है m1 L2 t-1. अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को जाएंगे, दैट इज हीट. तो हीट बेसिकली क्या होता है ना? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. तो बेसिकली हीट एनर्जी में हमको, तो बेसिकली क्या होता है हीट एनर्जी? तो कोई भी अगर बॉडी को हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करना है तो मेरे को बॉडी का क्या मेजर करना पड़ेगा? हीट एनर्जी मेजर करना पड़ेगा. क्योंकि हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बॉडी को हॉटनेस और कोल्डनेस देता है. तो बेसिकली जो बॉडी के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगा वो रिलेटिवली हॉट लगेगा, और जिसके पास कम हीट एनर्जी होगा वो रिलेटिवली कोल्ड लगेगा. तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो नॉर्मल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा क्या? m1 L2 t-2. आया समझ में बच्चे लोग? तो नेक्स्ट जाएंगे काइनेटिक एनर्जी. आप सबको मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. तो सिंपल सा बात है, कोई भी अगर बॉडी मोशन करना है तो मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए, और बॉडी का अगर मोशन को कंटिन्यू रखना है तो भी मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए. तो जो एनर्जी बेसिकली डील होता है जब बॉडी मोशन कंडीशन में है
जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉडी का मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, और ड्यूरिंग मोशन वो जो एनर्जी को कंज्यूम करके वो मोशन कर रहा है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगेन काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इसलिए ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1l2t-2। आया समझ में? अब नेक्स्ट जाएंगे सेकेंड स्लाइड को, जहां पे 6th फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है ना, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी पोजीशन में बॉडी के पास कुछ ना कुछ अमाउंट का एनर्जी होता है बाय डिफॉल्ट, एंड दैट एनर्जी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही m1l2t-2 होगा। अब जाएंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बच्चे लोग एक चीज याद ध्यान रखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लगा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के साथ ग्रेडियंट है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, K1। लेंथ का है L1, वो जब न्यूमरेटर को चला जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा L-1। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, K1 L-1। अब नेक्स्ट जाएंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर मींस डिवाइड बाय लेंथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l1t-2। लेंथ का क्या है, L1। तो L1 जब ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, L-1। तो L-1 L1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, m1l0t-2। अब नेक्स्ट जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी 9th में, जो है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी। जैसा मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली डेंसिटी में हम कोई भी चीज को किसके साथ कंपेयर करते हैं, रेस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी में हम क्या करेंगे, एनर्जी को कंपेयर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का क्या है, m1l2t-2 है, वॉल्यूम का क्या है, L3 है। L3 जब न्यूमरेटर को चला जाएगा क्या बन जाएगा, L-3। ऑलरेडी L2 है, L-3 मिल गया, तो अब बचेगा क्या, L-1। तो फाइनली एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, m1l-1t-2। अब नेक्स्ट जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में अगर स्पेसिफिक लगा है तो रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी को क्या किससे डिवाइड करोगे, मास से डिवाइड करोगे। जैसा ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ, सिमिलरली स्पेसिफिक का मतलब होता है डिवाइडेड बाय मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L3। मास का हो गया तुम्हारा m1, जब वो न्यूमरेटर को चला जाएगा हो जाएगा तुम्हारा कितना, m-1l3। तो आज के लिए ये 10 नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किए थे, और भी आगे क्लास में थोड़ा थोड़ा नया नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अलावा बेसिकली हम अब डील करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन जरूर होगा। तो आज का क्लास में हम ये डायमेंशनल एनालिसिस का 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1 से। तो एप्लीकेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, तो मैं क्या किया हूँ ना, उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल दिया हूँ ताकि तुम समझने में आराम होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ फोर्स F is equal to 80 plus bx where t is time and x is distance, find the dimension of A and B पूछा है। मीन्स एक फॉर्मूला तुमको दे दिया है जिसका लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स F है, राइट हैंड साइड में 80 plus bx है, t हो गया तुम्हारा टाइम, x हो गया डिस्टेंस। तो बचा कौन कौन, A और B बचा है। तो तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके A एंड B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। बट इसको निकालने के लिए मैं एक केस स्टडी को जाता हूँ। अच्छा, सपोज मान लो मेरे को एक आदमी बोला कि 10 मीटर का लेंथ मेजर करो, और ये 10 मीटर का लेंथ जो होगा वो दोनों का एडिशन से बनेगा। तो 10 मीटर को दोनों का एडिशन से पाने के लिए मैं क्या किया, नेक्स्ट 7 मीटर का लेंथ लिया और 7 मीटर का डिस्टेंस लिया, उसके साथ क्या किया ना, 3 मीटर का लेंथ को जोड़ दिया। होगा कि नहीं होगा बच्चे लोग, ऑब्वियसली होगा। That means in order to get a length of 10 meter, it is asked to obtain the 10 meter by adding 2 quantity.
तो मैं क्या किया ना 7 मीटर के साथ 3 मीटर जोड़ दिया, तो मेरे को अब क्या मिल गया ना 10 मीटर का लेंथ मिल गया। ओके, अगेन मेरे को टास्क मिला कि बोले कि मेरे को एक एरिया बनाना है, जो एरिया का मैग्नीट्यूड होना है 10 मीटर स्क्वायर, मीन्स वो एरिया का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और वो 10 मीटर स्क्वायर को पाने के लिए तुमको दो एरिया जोड़ के निकालने के लिए बोला है। तो मैं क्या किया, वही सिंपल सा बात है, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मैं पहले एक 7 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया हूँ, और वो 7 मीटर स्क्वायर का एरिया के साथ अब क्या किया ना 3 मीटर स्क्वायर का एरिया को जोड़ दिया। तो ये हो गया 3 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो 3 मीटर स्क्वायर के साथ जब 7 मीटर स्क्वायर ऐड हो गया तो मेरे को मिल गया कितना 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? दैट मीन्स अगर मेरे को लेंथ चाहिए एंड लेंथ को अगर दो क्वांटिटी का एडिशन से चाहिए, तो ये दो क्वांटिटी भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर मेरे को एरिया चाहिए एंड ए एरिया को पाने के लिए अगर मेरे को दो क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा, तो ये दो क्वांटिटी भी एरिया होने से ही ये एरिया मिलेगा। दैट मीन्स सिंपल सा बात से छोटा छोटा एरिया को जब ऐड करेंगे बड़ा एरिया पाओगे, छोटा छोटा लेंथ को जब ऐड करोगे तो इस टाइप में तुमको बड़ा लेंथ मिलेगा। नाउ कैन आई ऐड टू गेट, लेट्स से मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 मीटर स्क्वायर ऑब्टेन करो। क्लियर हुआ? बट 10 मीटर स्क्वायर को पाने के लिए मेरे को बोला गया है कि इस तरह का एक एडिशन करो कि मैं एक 7 मीटर स्क्वायर लिया हूं, और ये 7 मीटर स्क्वायर के साथ मेरे को बोला है कि 3 मीटर को ऐड करने के लिए। तो सिंपल मेरे को बोलो ये चीज मैं कर सकता हूँ क्या? 10 मीटर को पाने के लिए मैं 7 मीटर स्क्वायर के साथ 3 मीटर ऐड कर सकता हूँ क्या? सिंपल आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया है। एक बड़ा एरिया पाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो छोटा एरिया को जोड़ना पड़ेगा। बट दो छोटा एरिया में 7 मीटर स्क्वायर एक छोटा एरिया हो गया, बट 3 मीटर एक एरिया है या एक लेंथ है। तो मीटर तुम्हारा लेंथ को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स मैं एरिया के साथ लेंथ को कभी भी ऐड नहीं कर सकता हूं। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, बट मीटर स्क्वायर के साथ मीटर, दैट मीन्स लेंथ के साथ एरिया जोड़ के मैं कभी एरिया नहीं पा सकता हूं। लेंथ के साथ लेंथ ऐड होगा तो लेंथ मिलेगा, एरिया के साथ एरिया ऐड होगा, एरिया मिलेगा, मास के साथ मास ऐड होगा, मास मिलेगा, टाइम के साथ टाइम ऐड होगा तो टाइम मिलेगा। मैं मास के साथ टाइम को जोड़ सकता हूं क्या? नहीं। मैं मास से टाइम को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को पाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा राइट हैंड साइड में वही होगा, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी को पाने के लिए मेरे को कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में ये सारे चीज कुछ जरूरत नहीं है, बट कोई दो चीज को अगर जोड़ के तुमको तीसरा चीज निकालना है तो सिंपल बात यही बोल रहा है कि अगर मेरे को फोर्स चाहिए और वो फोर्स को दो चीज का एडिशन से निकालना है तो वो दो चीज भी फोर्स ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे को F पाने के लिए अगर 80 एंड BX को जोड़ना पड़ेगा तो 80 एंड BX दोनों क्या होना चाहिए, छोटा छोटा फोर्स होना चाहिए, ताकि ये छोटा दो फोर्स को जोड़ने से मेरे को एक बड़ा फोर्स मिलेगा। दैट मीन्स 80 भी एक फोर्स है, BX भी एक फोर्स है, दो फोर्स को जोड़ दिया तो मेरे को तीसरा फोर्स मिला। तो तीसरा फोर्स F मिला, तो F का डायमेंशन किसके साथ इक्वल होगा, 80 के साथ इक्वल होगा। F का भी डायमेंशन किसके साथ इक्वल होगा, BX के साथ इक्वल होगा, क्योंकि 80 भी एक फोर्स है, BX भी एक फोर्स है, F भी तुम्हारा एक फोर्स है। तो A का डायमेंशन क्या बन जाएगा, फोर्स बाई टाइम। B का डायमेंशन क्या बन जाएगा, फोर्स बाई डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1l1t-2 है। टाइम का डिस्प्ले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t1 है। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1l1 t-2 t-1 मिलके क्या हो गया t-3। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1l1 t-3। सिमिलरली B का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ इक्वल है, फोर्स बाई लेंथ के साथ इक्वल है, फोर्स बाई डिस्टेंस के साथ इक्वल है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, m1l1 t-2, डिस्टेंस का क्या बन गया l1, तो l1 l1 कैंसिल हो गया, तो बचा तुम्हारा कितना m1 t-2, m1 t-2। आया समझ में पहला वाला एप्लीकेशन? और दो भी एग्जांपल इसके दिया हूं, फिर से उसको समझने के लिए ट्राई करेंगे।
तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सिमिलरली एक इक्वेशन दिया है जहाँ पे डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 80 प्लस बीटी स्क्वायर बोल रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस d को पाने के लिए मेरे को 80 और बीटी स्क्वायर का एडिशन करना पड़ा। सिंपल सा बात है, कोई भी बड़ा डिस्टेंस को पाने के लिए मेरे को दो छोटा छोटा डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो 80 भी डिस्टेंस होगा, बीटी स्क्वायर भी डिस्टेंस होगा, तब जाके दोनों का एडिशन से मेरे को थर्ड डिस्टेंस मिलेगा। दैट मीन्स 80 का भी डिस्टेंस डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा, बीटी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ इक्वल होगा, डी बाई टी के साथ इक्वल होगा। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ इक्वल होगा, डी बाई टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या है L1, डायमेंशन ऑफ टाइम कितना है T1। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया L1 T minus 1। Similarly, what is the dimensional formula for B? It is d by t square. What is the dimensional formula of distance? It is L1. What is the dimensional formula for time? It is T1. टाइम का स्क्वायर मीन्स T1 का स्क्वायर। तो T1 का स्क्वायर कितना बन गया T2 बन गया। जब T2 तुम्हारा न्यूमरेटर को जाएगा तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा L1 T minus 2। आया समझ में? फिर से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में सिमिलरली क्या दिया है कि एक इक्वेशन दिया है जहां पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या बोला है 80 प्लस bx बोला है। जहां पे v तुम्हारा वेलोसिटी है, t तुम्हारा टाइम है, x तुम्हारा डिस्टेंस है, a एंड b का डायमेंशनल निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल सा बात है, अगर वेलोसिटी को पाने के लिए मेरे को 80 और bx का एडिशन लेना पड़ रहा है, तो 80 भी एक छोटा वेलोसिटी होगा, bx भी एक छोटा वेलोसिटी होगा, तब जाके दो वेलोसिटी को जोड़ने से तीसरा वेलोसिटी मेरे को मिलेगा। दैट मींस 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला v के साथ ही बराबर होगा, bx का डायमेंशनल फॉर्मूला भी v के साथ बराबर होगा। मींस वैल्यू नो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स होगा। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा v by t, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा v by x। नाउ v मींस वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़े थे L1 t minus 1 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या है T1। तो T1 जब ऊपर चला जाएगा क्या बन जाएगा t minus 1। तो फाइनली a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया L1 t minus 2। सिमिलरली b का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ इक्वल है v by x के साथ इक्वल है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L1 t minus 1 है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L1 है। जब L1 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे कितना e पावर माइनस 1। तो होप कर रहा हूँ ये तीनों एग्जाम्पल से एप्लीकेशन 1 आपके समझ में आया होगा। अब जाएंगे एप्लीकेशन 2। तो एप्लीकेशन 2 क्या है ना, एप्लीकेशन 2 एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जहां पे मेरे को एक इक्वेशन दिया जाएगा। इक्वेशन मतलब एक इक्वल साइन रहेगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी रहेगा, राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी रहेगा, एंड मेरे को चेक करना है कि जो इक्वेशन मेरे को दिया गया है वो इक्वेशन करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो उसको जानने के लिए मेरे को एक प्रिंसिपल को डालना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोल रहा है कि इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला फिजिकल क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड वाला फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तब वो इक्वेशन करेक्ट है। अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो सिंपल यहाँ पे सिंपल सा बात है, स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड एक ही आंसर में अगर LHS का RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच हो जाएगा देन इट इज करेक्ट, अगर मैच नहीं होगा देन इट इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया बच्चे लोग? जाएंगे क्वेश्चन को। तो पहला वाला क्वेश्चन जाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू mgh है, अगर पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू mgh है, जहां पे m तुम्हारा मास है, g तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h अगर हाइट होगा, तो चेक करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे m1L2 t minus 2 पढ़े थे। अब जाएंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा mgh, m मीन्स मास, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया m1। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या बन गया L1 t minus 2 इंटू हाइट का मतलब है वन टाइप ऑफ लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया L1। तो फाइनली mgh का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया m1L2 t minus 2। अब क्या करेंगे, मैच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था m1L2 t minus 2, राइट हैंड साइड में क्या आया
m1l2t-2, दैट मीन्स दोनों का साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इक्वल है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी के हिसाब से ये इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट इक्वेशन होगा ना इनकरेक्ट इक्वेशन होगा, करेक्ट इक्वेशन होगा। आया समझ में, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और दो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन तुमको एक इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है काइनेटिक एनर्जी E, राइट हैंड साइड में है हाफ mv², जहाँ पे m है मास, v है तुम्हारा वेलोसिटी। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l2t-2 होता है। राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, हाफ mv² है। तो पहला वाला है हाफ, हाफ एक नंबर है, दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो हाफ को जस्ट नेग्लेक्ट करो, उसका कुछ डायमेंशनल नहीं है। तो नेक्स्ट आएंगे मास को, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m1। वेलोसिटी का क्या मालूम है, l1t-1, यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो l1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, l2, t-1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, t-2। अब ये दोनों को जब हम मिला देंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m1l2t-2 आएगा। नाउ गो फॉर द मैचिंग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m1l2t-2 है, राइट हैंड साइड में क्या आया, m1l2t-2 आया। तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर बन गया। तो करेक्ट इक्वेशन होगा ना इनकरेक्ट इक्वेशन होगा, इट इज करेक्ट इक्वेशन। किसका हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आया समझ में। फिर से जाएंगे और एक छोटा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है जिसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा पावर है, राइट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा F इंटू वी है। तो P मीन्स पावर, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l2t-3 होता है, ऑलरेडी पढ़े थे, वाट डिवाइडेड बाई टाइम। देन राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, F इंटू वी है, जहाँ पे F तुम्हारा फोर्स है और V तुम्हारा वेलोसिटी है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1l1t-2 था। वेलोसिटी का क्या है, l1t-1 है। तो l1 l1 मिलके तुम्हारा क्या हो गया, l⁻2 हो गया, t-2 t-1 मिलके क्या हो गया, t-3 हो गया। तो F इंटू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, m1l2t-3। नाउ गो फॉर द मैचिंग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, m1l2t-3, राइट हैंड साइड में क्या आ गया अभी, m1l2t-3। तो दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर मैच कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन। होप करता हूँ ये तीन एग्जांपल से कुछ चीज समझ में आया होगा। तो इस दो एप्लीकेशन को बेस करके लास्ट स्लाइड में तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन दिया हूँ। जो पहले दो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू एप्लीकेशन 1 का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू एप्लीकेशन 2 का क्वेश्चन है। तो आराम से हर एक वीडियो को, आराम से हर एक स्लाइड को आराम से विजुअलाइज करना, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को विजुअलाइज करना, ट्राई करना ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट रिलीज करूंगा। तब तक गुड बाय। होप पढ़ाई के साथ मस्ती भी कुछ कुछ चल रहा है।